वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। जो हमारी वर्कशीट होती है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इन लाइनों को कहते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं, सेल, ऑप्शन बी शीट्स, ऑप्शन सी ब्लॉक लाइन, ऑप्शन डी ग्रिड लाइन। जो हमारी लाइनें होती हैं इन लाइनों को कहते हैं हम ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक सूत्र फॉर्मूला बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग कर सकते हैं? एक फॉर्मूला बनाने के लिए हम निम्न में से किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, सेल वैल्यू लेकिन सेल संदर्भ का नहीं। ऑप्शन बी, सेल संदर्भ का नहीं बल्कि सेल वैल्यू का। ऑप्शन सी, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक फॉर्मूला जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर एक सेल या फिर सेल रेफरेंस दोनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, सेल वैल्यू और सेल संदर्भ दोनों का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का उपयोग क्या है? जो हमारी फ्रीज पेन कमांड है इसका उपयोग क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, किसी वर्कशीट में एक क्षेत्र से फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए, इसे दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए। ऑप्शन बी, रो और कॉलम शीर्ष को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न करें। ऑप्शन सी, सूत्र बनाने के लिए। ऑप्शन डी, चार्ट बनाने के लिए। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए ताकि वे वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न करें। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि MS एक्सेल में सेल B1, B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान हैं। इन सेलों में मौजूद मानों को न्यूनतम ज्ञात करने का सही फॉर्मूला क्या है? तीनों सेलों के अंदर B1, B2 और B3, इनके अंदर न्यूनतम सेल मान कौन सा है ये हमें पता लगाना है। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल, हमें क्या करना है? न्यूनतम मान। तो हम क्या करेंगे? मिनिमम कोष्टक B1, सबसे पहले क्या लिखेंगे? B1 कोमा मिनिमम, वापस से क्या बनाना पड़ेगा हमें? लॉजिकली फॉर्मूला, फिर लिखेंगे B2 कोमा B3। ये हमारा क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा। तो ऑप्शन देखते हैं सेम कौन सा आ रहा है। ऑप्शन ए, मिनिमम कोष्टक B1 कोमा मिनिमम B2 कोमा B3। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। मिनिमम मान ज्ञात करने के लिए हम ऑप्शन नंबर 1 का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए कौन से ऑप्शन का उपयोग करेंगे या कौन से स्टेप का उपयोग हम करेंगे? ऑप्शन ए देखते हैं, डिलीट डाटा, उसके बाद सिलेक्ट चार्ट। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, इंसर्ट चार्ट, उसके बाद में शो, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी, सिलेक्ट डाटा, इंसर्ट टेबल पर जाकर सिलेक्ट चार्ट, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। हम पहले तो डाटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में इंसर्ट टेब पर जाकर सिलेक्ट चार्ट पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? नया चार्ट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है। जो हमारी शेप का आउटलाइन फीचर है ये कौन बदल सकता है? जब भी हम कोई शेप बनाते हैं उसकी जो आउटलाइन होती है, बॉर्डर, वो कौन से ऑप्शन से चेंज होगी? ऑप्शन ए देखते हैं, फिल कलर। ऑप्शन बी, आउटलाइन कलर तथा विड्थ। ऑप्शन सी, 3D रोटेशन। ऑप्शन डी, फिल द शेप। तो हमें चेंज करना है आउटलाइन। तो हमें आउटलाइन के लिए ऑप्शन दे रखा बी, आउटलाइन कलर एंड विड्थ। इस ऑप्शन से हम किसी भी शेप की आउटलाइन को बदल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में
चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए कौन सा मुख्य भाग है? ऑप्शन ए देखते हैं, डाटा सीरीज, डाटा लेबल एंड ग्रिड लाइन, ऑप्शन बी क्लिप आर्ट एंड शेप, ऑप्शन सी बुलेट एंड हेडर, ऑप्शन डी पेज नंबर। तो हमें क्या करना है? चार्ट बनाना है। एक वर्कशीट के अंदर चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग देखना है। तो हमारा जो मुख्य भाग होता है वो डाटा सीरीज, डाटा लेबल एंड ग्रिड लाइन होता है। इनके अंदर ही हम क्या करते हैं? चार्ट बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। वर्कशीट के ऊपर जो हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें, उन्हें क्या कहते हैं? तो हमारी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रिड लाइन। क्या कहते हैं? ग्रिड लाइन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। इन लाइनों को क्या कहते हैं हम? ग्रिड लाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है? जो हमारी वैल्यू एंट्री होती है वो कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए देखते हैं, संख्याओं से, ऑप्शन बी गणितीय चिन्हों से, ऑप्शन सी दशमलव अंक से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो जो हमारी वैल्यू होती है वो हम एंटर करते हैं, वो संख्यात्मक होती है, गणितीय चिन्ह होते हैं और उसमें दशमलव वगैरह भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो हमारी वैल्यू एंट्री है इनमें ये तीनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं। एक्सेल 2010 में बनी हुई जो एक्सेल की फाइलें होती हैं उसके अंदर प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, बुक, ऑप्शन बी स्लाइड, ऑप्शन सी वर्कशीट, ऑप्शन डी पृष्ठ। तो हमारी जो ऑप्शन 1 देखते हैं, बुक। बुक के अंदर हमारी जो पूरी वर्कशीट है वो शामिल होती है। इसके अंदर जो हमारे MS एक्सेल की जो वर्कशीट होती है वो क्या होती है? हमारी बुक होती है। ऑप्शन बी स्लाइड। स्लाइड हमारी पावर पॉइंट के अंदर बनाते हैं। हम किस में बनाते हैं? पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट का प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। ऑप्शन सी वर्कशीट। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। MS एक्सेल के अंदर जितने भी पेज होते हैं, जितनी हमारी शीट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वर्कशीट। और हमारे जो MS वर्ड है उसके अंदर क्या कहते हैं? हम पेज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वर्कशीट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल पॉइंटर को प्रथम कॉलम और प्रथम सेल A1 पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल पॉइंटर को प्रथम कॉलम और प्रथम सेल पर ले जाना है तो किस कुंजी का उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन देखते हैं, F2 का, ऑप्शन बी F3 का, ऑप्शन बी कंट्रोल के साथ होम बटन, ऑप्शन डी अल्ट के साथ होम बटन। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल के साथ होम बटन। इस की को प्रेस करते ही आप सबसे पहले नंबर की सेल में चले जाएंगे, A1 के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में आप किस प्रकार संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं? संपूर्ण कॉलम को हमें सिलेक्ट करना है। हमारे ये क्या है? कॉलम है। जो A, B, C यहाँ से जो स्टार्ट होते हैं वो हमारे क्या है? कॉलम। हमें पूरा संपूर्ण कॉलम सिलेक्ट करना है। तो संपूर्ण कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए हमें कॉलम के ऊपर आकर क्लिक करना होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, कॉलम में हेडर पर क्लिक करके, ऑप्शन बी कॉलम में क्लिक करके, ऑप्शन सी कॉलम पर क्लिक करके, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमें कहाँ जाना है? कॉलम के हेडर पर। ये जो A लिखा है यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे। ये A क्या है? इसका हेडर है। इस पर क्लिक करते संपूर्ण कॉलम क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। कॉलम के हेडर पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल स्क्रीन को अधिकतम कितना जूम इन किया जा सकता है? एक्सेल की जो स्क्रीन है, वर्कशीट है, उसे कितना अधिकतम जूम इन हम कर सकते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, 10%, ऑप्शन बी 200%, ऑप्शन सी 300%, ऑप्शन डी 400%। तो हम अधिकतम इसे 400% तक जूम कर सकते हैं। कितना? 400%। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, F2 कुंजी दबाकर सेल को एडिट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी सेल को एडिट करना है तो हम क्या दबाएंगे? F2। ऑप्शन बी, सेल को डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। डबल क्लिक करने से सेल क्या होगी? एडिट होगी। ऑप्शन सी, सेल को एडिट करने के लिए फॉर्मूला बार का उपयोग कर सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। सेल को एडिट करने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला बार के ऊपर भी जाकर उसे एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन डी, एडिट सेल कमांड का उपयोग करके सेल को एडिट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। एडिट कमांड का उपयोग करके हम सेल को एडिट नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, से एडिट सेल कमांड का उपयोग करके सेल को एडिट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नीचे दिए गए जो 4 कथन है इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है देखते हैं। वर्कशीट में नई लाइन जोड़ने के लिए इंसर्ट रो कमांड का उपयोग करके का प्रयोग करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। हमें अगर इंसर्ट रो करनी है, नई लाइन को जोड़ना है, तो हम इंसर्ट रो पर क्लिक करेंगे। ऑप्शन भी देखते हैं। नेम बॉक्स में क्लिक करके भी सेल को एडिट कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नेम बॉक्स पर जाकर हम सेल में जो डाटा है उसे एडिट कर सकते हैं। ऑप्शन सी, चार्ट को प्रिंट करने से पहले चार्ट को चार्ट शीट पर मूव करके, ये बात बिल्कुल सही है। चार्ट को प्रिंट करने से पहले हम चार्ट शीट के ऊपर जाकर उसे मूव भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी, वर्कबुक में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए वर्कशीट कमांड का प्रयोग करें। ये बात बिल्कुल गलत है। वर्कशीट कमांड का उपयोग हम नहीं करते। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल में आप किस प्रकार एक सेल को सक्रिय एक्टिव कर सकते हैं? एक सेल को एक्टिव कर सकते हैं। ऑप्शन है देखते हैं। टैब कुंजी द्वारा। ऑप्शन बी, सेल पर क्लिक करके। ऑप्शन सी, एरो कुंजी द्वारा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हम एक सेल को एक्टिव कर सकते हैं टैब कुंजी दबाकर भी, सेल पर क्लिक करके भी, एरो कुंजी द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। हम तीनों ही माध्यमों से किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी डेटा रेंज को उसी वर्कबुक की अन्य वर्कशीट पर ड्रैग करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? किसी डेटा रेंज की को उसी वर्कबुक के अन्य शीटों पर ड्रैग करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, टैब कुंजी। ऑप्शन बी, ऑल्ट कुंजी। ऑप्शन सी, शिफ्ट कुंजी। ऑप्शन डी, कंट्रोल कुंजी। तो हमारी जो कंट्रोल कुंजी है इसका उपयोग हम करते हैं किसी भी डेटा रेंज को उसी वर्कशीट के अन्य वर्कशीट पर ड्रैग करने के लिए। कंट्रोल दबाकर रखेंगे और उसे ड्रैग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कंट्रोल कुंजी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल 2010 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक्सेल 2010 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है देखते हैं। एक सेल में आप अधिकतम 32,767 कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हम एक सेल के अंदर 32,767 कैरेक्टर हम एंटर कर सकते हैं। ऑप्शन बी, एक्सेल एक सेल में 1024 कैरेक्टर ही प्रदर्शित कर सकता है। एक्सेल की जो एक सेल होती है वो एक बारी में 1024 कैरेक्टर ही प्रदर्शित कर सकती है। ये बात भी बिल्कुल सही है। रो और कॉलम के कटाव को सेल कहते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। रो और कॉलम, इन दोनों के कटाव को, ये क्या है हमारे कॉलम और ये क्या है रो, इन दोनों के कटाव को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, सेल में आप ग्राफिक्स या पिक्चर नहीं रख सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। हम एक सेल के अंदर ग्राफिक्स या पिक्चर भी हम रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेल में लिखे गए टेक्स्ट को सेल की निर्धारित चौड़ाई में ही प्रदर्शित करने का कमांड है। सेल के अंदर जो निर्धारित चौड़ाई है उसमें जो प्रदर्शित करने की कमांड है वो कौन सी है? तो ऑप्शन है देखते हैं। ओरिएंटेशन। ऑप्शन बी, वर्ड रैप टेक्स्ट। ऑप्शन सी, मर्ज एंड सेल। ऑप्शन डी, सेल स्टाइल। तो जो सेल की निर्धारित चौड़ाई है उसके अंदर ही हमें टेक्स्ट को प्रदर्शित करना है।
तो हम क्या करेंगे, wrap टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। जब हमारी लाइनें लंबी हो जाती हैं, मान लो हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो सेल के अंदर नहीं आ रहा, उस सेल से बाहर भी जा रहा है, अब हमें इस टेक्स्ट को वापस से पूरा देखना है, तो क्या करेंगे, हम wrap टेक्स्ट का उपयोग करेंगे। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक ही नीचे आ जाएगा। तो हमारे इससे क्या होगा, सेल की चौड़ाई में ही प्रदर्शित होगा, एक्स्ट्रा में आगे नहीं जाएगा वो। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, wrap टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में होम टैब के किस कमांड के द्वारा चयनित सेल के मान को जोड़ सकते हैं। चयनित सेल की कमांड को, सेल के मान को जोड़ सकते हैं होम टैब के किस कमांड द्वारा। ऑप्शन ए देखते हैं, ऑटोफिल, ऑप्शन बी ऑटो एड, ऑप्शन सी ऑटो सम, ऑप्शन डी ऑटो फॉर्मेट। तो हम होम टैब के ऑटो सम, कौन सा ऑप्शन, ऑटो सम कमांड के द्वारा सेल के मान को जोड़ सकते हैं। हमें किसी भी सेल के मान को जोड़ना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, ऑटो सम का। ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, होम टैब में सॉर्ट कमांड के द्वारा सेल के मान को व्यवस्थित कर सकते हैं। होम टैब में सॉर्ट कमांड के द्वारा हम कौन से डाटा सेल मान को व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन ए असेंडिंग, ऑप्शन बी डिसेंडिंग, ऑप्शन सी एंड बी बोथ, ऑप्शन डी टॉप एंड बॉटम। तो हम एक डाटा शीट को, जो कमांड होती है, उसे सॉर्ट के माध्यम से असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही माध्यमों से हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सी जवाब हो जाएगा, जिसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही प्रकार आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं। हाइपरलिंक को जोड़ना है, तो हाइपरलिंक के लिए हमारी शॉर्टकट की क्या है, तो हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट की होती है हमारी कंट्रोल के साथ के। कौन सी होती है, कंट्रोल के साथ कैसे हम किसी भी वर्कशीट के अंदर हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कंट्रोल के साथ के दबाते हैं तो हमें हाइपरलिंक सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता है, उसमें हमारे हाइपरलिंक की विंडो खुलती है, जिसमें हम किसी भी इमेज, फाइल, फोल्डर को सिलेक्ट करके उसकी लिंक बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जवाब हो जाएगा, कंट्रोल के साथ की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में कौन से टैब द्वारा चार्ट इंसर्ट करवाया जा सकता है। कौन सी टैब के द्वारा चार्ट को हम इंसर्ट करवा सकते हैं। तो हमें चार्ट को इंसर्ट करवाना है, जो भी हमें इंसर्ट करवाना होता है एक वर्कशीट में, वो सारे ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई देते हैं, इंसर्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जवाब हो जाएगा। चार्ट को इंसर्ट करवाना है, टेबल को इंसर्ट करवाना है, तो सारे ऑप्शन हमें कहाँ दिखाई देंगे, इंसर्ट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सेल में पिवोट टेबल यूज में ली जाती है। एक्सेल के अंदर जो हमारी पिवोट टेबल होती है वो किस लिए यूज की जाती है। ऑप्शन ए देखते हैं, डाटा को समझ बनाने के लिए, डाटा को प्रिंट करने के लिए, डाटा को देखने के लिए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डाटा को समझित बनाने के लिए पिवोट टेबल का उपयोग किया जाता है। जो हमारा डाटा होता है उस डाटा को हमें क्रमबद्ध रूप से अलग से पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से अलग अलग भागों में करना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं, पिवोट टेबल का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस टेब में आपको टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे विशेष एलिमेंट को जोड़ने की सुविधा मिलती है। किस टेब में हमें टेबल, ग्राफिक्स और हाइपरलिंक जैसे एलिमेंट को जोड़ने की सुविधा मिलती है। तो ये सभी हम क्या करते हैं, किसी भी वर्कशीट के अंदर इंसर्ट करते हैं, यानी सेल के अंदर हम जाकर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो हमें ग्राफिक जोड़ने हैं, टेबल जोड़नी है, हाइपरलिंक जोड़नी है, या फिर कोई अन्य एलिमेंट जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये इंसर्ट के सारे पॉइंट को किसमें मिलते हैं, इंसर्ट टेब के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, इंसर्ट टेब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिवट टेबल किससे संबंधित होती है। जो हमारी पिवट टेबल होती है वो किससे संबंधित होती है। ऑप्शन ए देखते हैं, एक्सेल से, ऑप्शन बी ईमेल से, ऑप्शन सी चैट से, ऑप्शन डी मदरबोर्ड से। तो हमारी पिवट टेबल किससे संबंधित होती है, MS एक्सेल से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक इंटरैक्टिव पिवट टेबल बनाने हेतु
किस वेब कंपोनेंट का उपयोग करेंगे। एक इंटरेक्टिव पिवोट टेबल बनानी है तो हम किस वेब कंपोनेंट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए HTML, ऑप्शन बी पिवोट टेबल रिपोर्ट, ऑप्शन सी पिवोट टेबल लिस्ट, ऑप्शन डी पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। तो हमें एक इंटरेक्टिव पिवोट टेबल बनाने के लिए हमें रिपोर्ट निकालनी होती है। क्या करनी होती है? रिपोर्ट। तो रिपोर्ट वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, देखते हैं। तो रिपोर्ट निकालने के लिए पिवोट टेबल रिपोर्ट ऑप्शन का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सी जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को कम समय में फिल्टर करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। डाटा को कम समय में हमें क्या करना है? फिल्टर करना है। तो किस कमांड का उपयोग हम करेंगे। ऑप्शन ए स्लाइसर, ऑप्शन बी पिवोट टेबल, ऑप्शन सी टेबल, ऑप्शन डी सॉर्ट। तो हमें डाटा को फिल्टर करने के लिए, कम समय में फिल्टर करने के लिए हम स्लाइसर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? स्लाइसर का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स की रिपोर्ट का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन है। 5 स्टूडेंटों को क्या ज्ञात करना है हमें? औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। किसका क्या बोलते हैं? एवरेज। तो हमें एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा फॉर्मूला? एवरेज वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, एवरेज।